चलो सुनाते हैं तुमको फिर से नई कहानी। इस कहानी में ना है राजा और ना है रानी। तो चलिए आज हम आपको फिर मिले कहानी का दूसरा भाग सुना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर कहानी में आगे हुआ क्या। आप लोग कहानी को सुनते नहीं हैं, प्लीज पूरा सुनिए। इंटरेस्ट तो तभी आता है जब हम कहानी को पूरा सुनते हैं। अखबारों में घर में आग लगने की खबर प्रत्येक दिन पढ़ने को मिलती है। गिरीश ने अपनी चिंता व्यक्त की। काम से वापस आकर दरवाजे में चाबी लगाते ही डर लगता था कि माँ घर में ठीक है क्या। उनके हैंडबैग में हमेशा घर की चाबी का गुच्छा और घर का पता एवं टेलीफोन नंबर स्थानीय कोड के साथ लिखकर मैं रख देती थी, जिससे कि इमरजेंसी में जिससे कि इमरजेंसी में माँ को कोई घर पहुँचा सके। एक मोबाइल फ़ोन भी मैं उनके बैग में रखने की कोशिश की, लेकिन वे घंटी सुनते ही उसे निकाल कर बाहर फेंक देती थी। चलो तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे मन में विचार मत लाओ, ऐसे विचारों को निकाल दो। अपनी माँ को नर्सिंग होम में छोड़कर तुमने बहुत अच्छा किया, ग्रेस ने समझाया। माँ तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अकेले कैसे उनकी देखभाल करती। रात को सोते हुए भी चिंता बनी रहती थी कि माँ घर का दरवाजा खोलकर कहीं बाहर न चली जाए। अतः घर की चाबी भी मैं छिपाकर रख देती थी। फिर डर लगता था कि कहीं घर में आग न लग जाए। फायर एवं स्मोक अलार्म्स की बैटरी भी लगातार चेक करती रहती थी। मैं टीका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम 3 दिनों के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए गई थी, मैं तुम्हारी माँ डेजी की देखभाल कर रही थी। उस समय डेजी ने मेरे सामने अपनी माँ के पुराने घर को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। घर का विवरण देते हुए कह रही थी कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रहता है। मेरे समझाने के पश्चात भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि वहाँ कोई नहीं रहता है और शायद अब मकान भी गिर चुका है, लेकिन वह बार बार मुझसे वहीं चलने का आग्रह करती थी। आंटी ग्रेस, फिर आपने क्या किया? मैं बेमतलब ही बेकार की बातों में आ गई और आखिर में थक कर उसी समय एक टैक्सी बुला ली। स्थिति की चुनौती और जटिल समस्या को समझकर मैं स्वयं घबरा गई थी। मैं स्वयं इतना घबरा गई थी कि अंतिम मिनट में मैंने डीजी को तुम्हारे बिना अकेले घर से बाहर जाना उचित नहीं समझा। वे निराश हो गई, गुस्से में हतोत्साहित होकर नाराज हुई। फिर मुझसे कई दिनों तक उन्होंने बात नहीं की। आंटी, आपने समझदारी से काम लिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा बताओ राधिका, क्या चेस्टरफील्ड नर्सिंग होम बहुत महंगा है? नर्सिंग होम का खर्च आजकल नई सरकार के नियमों के अनुसार बढ़ता जा रहा है। क्या सोशल सर्विस तुम्हारी कुछ मदद करेगी? ग्रेस ने अनुभव और संजीदगी दिखाई। माँ ने यह बात अच्छी की आंटी कि उन्होंने कुछ साल पहले यह घर मेरे नाम कर दिया था। अगर यह घर माँ के नाम होता, सोशल सर्विस हमारी कोई भी सहायता नहीं करती। नर्सिंग होम का मासिक व्यय हमें इस मकान को बेच कर देना पड़ता। सोशल सर्विस वाले अपने नियमों में बहुत ही सख्त होते हैं। घर बिकवा कर वे उसी से नर्सिंग होम का खर्च का भुगतान करवाते हैं। वे कोई भी परवाह नहीं करते किस पर क्या बीत रही है, मरीज कैसे अपनी मानसिक क्षति को संभाल रहे हैं। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब होता है कि अपने पैसों का भुगतान हो जाए, बस। अगले दिन माँ से मिलने नर्सिंग होम जाते समय रास्ते में राधिका माँ के हेयर ड्रेसर का रेगुलर अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए दुकान पर रुकी। भले ही डेजी बाहर नहीं जाती थी, परंतु हमेशा अपने बालों का अपॉइंटमेंट हर हफ्ते शनिवार के दिन बनाकर रखती थी। नर्सिंग होम में जाकर राधिका ने देखा कि माँ बहुत खुश है, चिड़चिड़ापन भी कम है। मौसम की बातें करते करते उन्होंने उत्साह के साथ बेटी से अपनी पुरानी बातें आरंभ कर दी करनी। राधिका, तुम्हें याद है कि हम सेल्वी नहर में एक लंबी एवं पतली नाव किराए पर लेकर गर्मियों में सैर करने अक्सर जाया करते थे? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यार्कशायर की मरीना पर मीलों दूर नैरो बोट पर घूमना कितना अच्छा लगता था। रास्ते में नाव को रोककर नहर किनारे हम पिकनिक किया करते थे। वहाँ पर खाने का
डिब्बा और बास्केट के साथ घास पर कंबल बिछा लेते थे। कभी कभी लंच खाने के लिए हम सब मैनर फॉर्म के बिसिंग वेज होटल पर भी रुक जाया करते थे। धीरे धीरे चलने वाली नैरो बोट हमें धरती की गति याद दिलाती थी, जैसे मानो समय रुक जाता था। बादलों का एक ओर से दूसरी ओर तैरना तथा पानी में उनकी तैरती धुंधली छवि मन को लुभा देती थी। माँ डेजी के चेहरे पर पुरानी यादों की खुशी की चमक थी। वहाँ की ताज़ा हवा, तरह तरह के पंछी, छोटे जानवर और मछलियाँ देखकर हम सब बहुत खुश होते थे। धूप, ठंडी हवा, कभी गर्मी कभी वर्षा हो जाती थी। जब नहर का पानी एक हिस्से में ऊपर और दूसरे में नीचे होता, हम सब मिलकर लॉक को एक तरफ से खोलते और दूसरी तरफ से बंद करते। उसमें नहर के पानी में नैरो बोट के लिए रास्ता बन जाता था। कि राधिका ने बचपन की बातों का वर्णन किया। नहर के किनारे मखमली घास के खेत, पौधे और रंग बिरंगे फूल वातावरण को कितना सुहाना बना देते थे। खेतों में चरती हुई भेड़ें, गाय एवं घोड़े दूर से ही दिखाई देते थे। भेड़ों का झुंड दूर से कभी कभी बिछे हुए पत्थरों जैसा दिखता था। खेतों में हिनहिनाते घोड़े किनारे पर आकर पर्यटकों के हाथों से ब्रेड खा जाते थे। यॉर्कशायर का मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। माँ डेजी का उल्लास बच्चों जैसा था। राधिका ने कहा, अगली बार मिलने आऊंगी। मैं अपने साथ नैरो बोट के मनमोहक दृश्य के फोटोग्राफ्स जरूर लाऊंगी। अचानक माँ के चेहरे के भाव बदल गए और गंभीर होकर विलाप करने लगी। मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया, ऐसी नीच संतान को तो पैदा होते ही मैं मार देती। मैं यहाँ अकेले नर्सिंग होम में हूँ। तभी नर्स ने आकर राधिका से विनम्रता से कहा, बहुत समय हो गया है, अब इन्हें आराम की आवश्यकता है, तुम अब घर जाओ। रास्ते भर राधिका विचलित और भयभीत थी, विचारों में खोई न जाने क्या क्या सोच रही थी। चर्च के पादरी की कही हुई बातें उसे ध्यान आने लगी कि शरीर नाशवान होता है, परंतु मैं नादान अपने जीवन को अकेले कैसे संभालूं। माया, मोह और मोक्ष को मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। पूर्व और पश्चिम के संस्कार भी यही सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता किए बगैर वर्तमान में जीना सीखो। आंसू से आंसू पहुँचते हुए राधिका अपने आप से बातें कर रही थी। मुझे माँ को नर्सिंग होम में भर्ती कराने का मुश्किल फैसला सोच समझकर करना ही पड़ा। डॉक्टर की सलाह से मेरे मन को स्थिर होने में सहायता मिली। अपने को धीरज देते हुए राधिका बुदबुदाई, अकेले में मुझे स्वयं विवेक और बुद्धि से काम लेना होगा। दूसरों की निंदा की मुझे परवाह नहीं। इस कठिन समय में मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। माँ के लिए जो इस वक्त उत्तम है, मैंने वही किया। सवेरा होने पर कमरे के पर्दे हटाते हुए राधिका ने देखा कि 7 बजे भी सूर्य नहीं निकला। थोड़ी देर बाद लालिमा फैलने लगी। दिन के उजाले में सब संशय दूर होने लगी। पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर वह नीचे उतरी। पोस्ट खोलते समय देखा कि डाक में आई चिट्ठियाँ अधिकतर जंक मेल थी। माँ की पोस्ट बगैर खोले ही मैं उनके पास नर्सिंग होम ले जाऊंगी, लेकिन इस हालत में क्या माँ जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकेगी? माँ की चिट्ठियाँ झिझकते हुए राधिका ने खोली। एक लिफाफा खोलकर आश्चर्य हुआ कि माँ ने इस सप्ताह में 100 पाउंड का एक प्रीमियम बॉन्ड जीता है। जब कल माँ से मिलने जाऊंगी, अपने साथ जीता हुआ प्रीमियम बॉन्ड लेकर जाऊंगी। माँ बहुत प्रसन्न होगी। राधिका ने प्रीमियम बॉन्ड के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के जीते हुए पाउंड्स माँ के निर्देश से ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड में स्वयं जमा हो जाते थे। प्रीमियम बॉन्ड लेटर को माँ के बक्से में ना रखकर उसने माँ को दिखाने के लिए अपने हैंडबैग में रख लिया। राधिका ने नर्सिंग होम पहुंचकर उत्साह के साथ कहा, माँ, आपको जानकर खुशी होगी कि आपने 100 पाउंड का प्रीमियम बॉन्ड जीता है। माँ के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिना कुछ कहे वे पथराई आंखों से बेटी की तरफ देखती रहीं। राधिका थोड़ी देर बाद फिर बोली,
आंटी ग्रेस ने आपके लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी हैं। मौसम अच्छा होने पर मैं आपकी सहेली आंटी ग्रेस को मिलवाने के लिए जरूर लाऊंगी। माँ ने पूछा, हाथ पकड़े हुए छोटे बच्चे की फोटो कहाँ है? उसको अपने साथ क्यों नहीं लाई? राधिका ने फूलों को गुलदस्ते में लगाते हुए कहा, माँ कौन सा छोटा बच्चा? किस फोटो की बात कर रही हैं आप? माँ आपको अपना गिफ्ट कैसा लगा? कहकर वह माँ के उत्तर का इंतजार करने लगी, परंतु माँ ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। उन्हें कोई रुचि ही नहीं थी। उदासीन निगाहों से एकटक ऊपर छत की ओर देखती रही। माँ ने जवाब दिए बगैर करवट बदलकर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया। डेजी ने राधिका की सब बातें सुनी या नहीं, वे अपने ही ख्यालों में किसी और दुनिया में पहुंच गई थी। राधिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रास्ते भर वह इसी असमंजस में रही कि उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर भिजी हुई थी। मैं भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने मुझे संबंधियों एवं रिश्तेदारियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं किससे बात करूं? अपने बचपन के किसी साथी से भी मेरा कोई संपर्क नहीं है। बहन सिमरन भी किसी बात में रुचि नहीं दिखाती। भाई जॉर्ज को मैं कहाँ ढूंढूं? उसका कोई अता पता ही नहीं है। राधिका का मन बहुत बेचैन था। उसने घर आकर घर की खिड़कियां खोली। विश्राम करने के बाद सुप्त चेतना में स्टडी में रखे सेफ बॉक्स को टकटकी निगाहों से देखने लगी। माँ की संदूकची उसने कभी भी खोलकर नहीं देखी थी। एक सुंदर जड़ी डिबिया संदूकची के पास कमरे में पड़ी देखकर वह सोचने लगी, इसमें क्या है? संदूकची के खोलकर व्यवस्थित कर देती हूँ और डिबिया को अंदर रख दूंगी। माँ को अवश्य अच्छा लगेगा। संदूकची को खोलने की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन ठिठक कर रह गई। अपना हाथ पीछे खींच लिया। माँ की व्यक्तिगत संपत्ति की छानबीन करना उचित नहीं होगा। नहीं नहीं, यह तो माँ का निजी सामान है। इजाजत के बिना एकांत में उनकी धरोहर को खोजने या ढूंढने का मुझे कोई अधिकार नहीं। स्वयं को सांत्वना देकर उसने झिझकते हुए संदूकची को खोल लिया। मुझे नहीं मालूम क्या सही है और क्या गलत। नए अधिकारों के सदुपयोग और दुरुपयोग की सीमा मुझे कौन बताएगा? मेरा प्रयोजन माँ के हित में ही है। संदूकची के अंदर पेपर फाइल में वकील का लिखा हुआ वसीयतनामा देखकर राधिका चाहकर भी पढ़ने की लालसा को ना रोक सकी। वह पढ़कर चकित हो गई कि माँ डेजी ने अपना सब कुछ उसके नाम लिख दिया था। मकान तो माँ पहले ही राधिका के नाम ट्रांसफर कर चुकी थी। बैंक अकाउंट्स, जेवर तथा अन्य प्रॉपर्टी भी राधिका के नाम लिख दिए। बड़ी बेटी सिमरन को बिल में कुछ भी नहीं दिया। बेटा जॉर्ज अपनी माँ डेजी की इच्छा के बिना फौज में भर्ती हो गया था, कभी वापस ही नहीं आया और ना ही अपनी माँ की कोई खबर ली। वह इस बात से बहुत दुखी थी कि उसने भी बेटे से कोई संबंध नहीं रखा, अतः बिल में भी उसको कुछ नहीं दिया। वह सिमरन तथा भाई जॉर्ज का नाम बिल में न देखकर राधिका को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। क्या माँ की बिल के बारे में बहन को पहले से ही पता था? जब मैंने बहन से सलाह मांगी नर्सिंग होम में भेजूं या घर पर रखूं, तब भी बहन सिमरन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। बक्से में माँ का हाथ पकड़े हुए भाई की बचपन की फोटो देखकर मैं अचंभित थी। कमाल की बात है कि कैसे माँ ने भाई की फोटो को संभाल कर रखा था। माँ मुझसे पिछले कुछ महीनों से पूछती आ रही थी कि वह छोटा बच्चा कहाँ गया। मैं माँ से पूछती रहती कि माँ कौन है वह बच्चा। अब समझ में आया कि माँ नर्सिंग होम में किस बच्चे के बारे में मुझसे पूछ रही थी। डैडी को बचपन में ही खो दिया था, केवल माँ का प्यार मुझे मिला। राधिका ने कंधे झटकते हुए गहरी सांस ली। उसी संदूकची में एक लिफाफे के अंदर ताजमहल के सामने बेंच पर बैठे हुए माँ और डैडी की फोटो थी। हाथ में माँ ने हीरे का इंडियन कंगन पहना था। दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में भारत के एक पुराने घर के सामने कुछ लोग खड़े थे। राधिका उन्हें नहीं जानती थी, मगर सब लोग जाने पहचाने से लग रहे थे। कान का नाम तख्ते पर हिंदी, पंजाबी या किसी भारतीय भाषा में लिखा था। राधिका सोच में पड़ गई, काश मैं हिंदी पढ़ सकती। मैं विश्व की पुरातन भारतीय सभ्यता के बारे में और जानना चाहती हूँ। माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर मैं माँ को अपने साथ भारत ले जाऊंगी।
लेकिन मैं अपने घर का पता भारत में कैसे ढूंढूंगी? क्या मालूम माँ को शहर का नाम भी याद है या नहीं? कहानी यहीं पर समाप्त हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।